ओके बच्चों, जो संडे को टेस्ट हुआ था रिकर्जन फंक्शन का, उसी का सोल्यूशन आज मैं प्रोवाइड कर रहा हूं आप लोगों को। तो अगर आपके कोई भी क्वेश्चन होते हैं तो आप जरूर पूछ लीजिएगा, और बाकी मुझे लगता है कि बहुत कम ही ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं जो आपको पूछने पड़े। आप समझने पे ध्यान दीजिए ज्यादा। देखिए, आपको एक क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा होगा प्रोनिक नंबर का। ये आपका स्पेसिमेन पेपर जो आपका बोर्ड का है उसमें दिया गया है। तो प्रोनिक नंबर का मतलब मैं एक बार बता दूं कि जैसे आपने यहाँ पर 12 लिया है, एग्जाम्पल 12 का ही सबसे ज्यादा पॉपुलर है तो वही मैं ले रहा हूं। तो यहाँ पे आपने सपोज दैट 12 लिया है, तो इसमें कहा गया कि किसी भी नंबर के कॉन्जिक्यूटिव नंबरों का प्रोडक्ट अगर वही नंबर आ जाए, जैसे कि आप 12 है तो 1 से स्टार्ट कीजिए, तो 1 इंटू 2 कीजिए, तो 1 और 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, तो इनका प्रोडक्ट आपका 2 आ रहा है। फिर आप 2 इंटू 3 कीजिए, तो इनका प्रोडक्ट आपका यहाँ पर 6 आ रहा है। फिर आपका 3 इंटू 4 कीजिए, तो इसका प्रोडक्ट आपका 12 आ जा रहा है। ये 12 आ गया और ये ओरिजिनल नंबर से मैच हो रहा है, इसलिए इसको प्रोनिक नंबर कहा जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, तो प्रोनिक नंबर आपने जान लिया है। अब आपके पास क्या क्या गिवन है इसको समझ लीजिए। सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पर क्लास का नाम प्रोनिक है, डेटा मेंबर में सिर्फ नम लिया गया है, और कंस्ट्रक्टर में आपका एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। एक्सेप्ट नम में एक नंबर इनपुट करना है आपको इंटीजर टाइप का, और बूलियन इज प्रोनिक में इंट वी दिया गया है। इसमें कहा गया रिटर्न इफ नंबर इज नम इज प्रोनिक, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। और यूजिंग रिकर्सिव टेक्निक, और चेक में आपको उसको प्रिंट कराना है कि वो प्रोनिक नंबर है या नहीं है। तो सोल्यूशन देख लेंगे। आपने यहाँ पे क्लास इंपोर्ट वाली लाइन लगाई, क्लास लिख लिया और कंस्ट्रक्टर बना लिया, और कंस्ट्रक्टर में आप हमेशा नम इक्वल टू 0 कर देते हो, सारे बच्चों को पता है। उसके बाद एक्सेप्ट नम में मैंने स्कैनर वाली लाइन ले ली, और उसमें हमें वैल्यू इनपुट करानी है, तो एक मैसेज दे दिया और एंटर अ नंबर करके नम में 12 स्टोर करा लिया। 12 स्टोर कराने के बाद फिर दूसरा आपका ये मेन टेक्निक है, जो रिकर्सिव टेक्निक से आपका प्रोनिक नंबर प्रूफ करना है, लेकिन हम लोग वर्डमैन से प्रोग्राम क्योंकि चलाते हैं तो वहीं से देखेंगे। और चेक में हमने यहाँ पे फंक्शन कॉल करके ये प्रिंट करा दिया है। अब देखिए वर्डमैन से देखेंगे, क्योंकि सबसे पहले आपका पब्लिक स्टैटिक वर्डमैन ही कंपाइलर द्वारा रीड किया जाता है, वही फंक्शन सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है। तो आप यहाँ पे आए, आपने यहाँ पे प्रोनिक ओबीजे इज इक्वल टू न्यू प्रोनिक। अब यहाँ पे ये पार्ट जो होता है ये आपका कंस्ट्रक्टर वाला पार्ट होता है। कंस्ट्रक्टर, यहाँ पर कंस्ट्रक्टर कॉलिंग हो रही होती है, तो आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, इसलिए यहां से कोई वैल्यू नहीं भेजी गई है। ओके, तो यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं भेजी गई, और यहां से आप जंप करके सीधे कहां चले जाओगे, कंस्ट्रक्टर में, पब्लिक प्रोनिक में, और वहां में नम इक्वल टू आपने 0 करा दिया। वापस लौट के यहीं पे आओगे जहां फंक्शन कॉल होता है, वहीं पे लौट के आते हैं। फिर हमने ओबीजे डॉट एक्सेप्ट नम फंक्शन कॉल कर लिया, यहां से एक्सेप्ट वर्ड एक्सेप्ट नम पे गए, और वहां पे स्कैनर क्लास लगाकर एसओपीएलएन एंटर नंबर और नम इज इक्वल टू एससी डॉट नेक्स्ट आईएनटी से हमने नम में 12 स्टोर कर लिया। उसके बाद ओबीजे डॉट चेक कॉल किया, और फिर आप यहां से चेक पे चले गए। चेक में नॉर्मली जो नंबर प्रोग्रामिंग होती है उसमें, क्योंकि हमें चेक करना होता है कि ये नंबर प्रोनिक नंबर है या नहीं है, आर्मस्ट्रांग है या नहीं है, तो सीधे सीधे आप उस फंक्शन को कॉल कर लेते हो जिस जिस फंक्शन में वो वर्किंग कराई गई होती है, और फिर यहाँ पे प्रिंटिंग हो जाती है। तो हमने क्या किया, इफ में इज प्रोनिक, प्रोनिक को की 3 इंटू आपका 4 करने से 12 आता है, ये कहाँ चेक हो रहा है, ये इज प्रोनिक में चेक हो रहा है। तो हमने यहाँ पे इस प्रोनिक फंक्शन कॉल कर लिया, और साथ में कह दिया कि अगर ये वाला फंक्शन क्योंकि बुलियन रिजल्ट दे रहा है, तो अगर ट्रू आएगा तो ट्रू टू से मैच हो जाएगा, प्रोनिक नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये फंक्शन कॉलिंग हो रही है आपका, इस प्रोनिक यहाँ से कॉल हो गया, और यहाँ पे हमने क्या भेज दिया 1, क्योंकि हमें कैलकुलेशन किस चीज की करनी थी, 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4, 4 इंटू 5 ऐसे करना था ना। तो हमने यहाँ पर इस प्रोनिक में 1 भेज दिया क्योंकि 1 इंटू 2 करना है। फिर देखिए आप यहाँ पे अब मेन फंक्शन में आ गए, जो रिकर्जन फंक्शन है आपका, प्रॉपर विजुअल हो रहा है आप लोगों को। तो यहाँ पर आप फंक्शन कॉल करके इस प्रोनिक पे आओगे, और वी में हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर देखिए कैलकुलेशन का पार्ट बहुत ही आसान है, कि आपके पास क्या है, 1 है, और यहाँ पे 1 प्लस 1 कर देंगे कितना हो जाएगा 2,
और ये मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया, तो 1 इंटू 2 2 आ जाएगा। और हमें मैच किससे करना है? नम से। नम हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल है, तो ग्लोबल वेरिएबल में यहाँ पर 12 अपने आप आ जाएगा, तो ये मैचिंग नहीं हुई। फिर हमने यहाँ पर एल्स इफ लगा दिया, और हमने यहाँ पे विचार किया कि हो सकता है कि नम में हमारा जो नंबर इनपुट कराया है वो 1 हो खाली, तो 1 तो प्रॉनिक होता नहीं है, तो वहां पर सीधे सीधे फॉल्स रिटर्न हो जाए। या हो सकता है कि जो हमारा 1 से लगाकर नम तक हमें चलाना है, तो जैसे मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन लिख दिया, यहाँ पे आप इक्वल टू लिख दो तो ज्यादा बेटर है। लेकिन अगर वो प्लस प्लस करते करते, क्योंकि हम यहाँ पे लूप तो चला नहीं रहे जो हम नम तक रोक देंगे, हो सकता है वो प्लस प्लस करते करते नम से बड़ा हो जाए, तो इसलिए आप ग्रेटर देन भी लगा सकते हो या ग्रेटर देन इक्वल टू भी लगा सकते हो। अगर वो 1 जो है नम तक पहुंच गया, नम यानी 12 तक पहुंच गया, और हमारा प्रूव ही नहीं हो पाया कि उसके कोई कॉन्स्टिट्यूटिव प्रोडक्ट हमारे जो है 12 के इक्विवेलेंट है, वो प्रूव ही नहीं हो पाया, इसका मतलब फॉल्स हो गया, तो यहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर दिया। और फिर रिकर्सिव फंक्शन है, तो फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल करना मस्ट है, तो उसके बाद एल्स में हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर हमारा क्या हुआ, 1 इंटू 2 करने से 12 बराबर नहीं है। फिर हमारा v में क्या था 1, वो क्या नम के इक्वल है या बड़ा है, और या नम के नम जो है 1 के बराबर है, नहीं है, ये भी कंडीशन फॉल्स, तो आप कहां आ जाओगे? एल्स में आ जाओगे। तो यहाँ पे इज प्रॉनिक कॉल कर दिया आपने फंक्शन, और क्योंकि फंक्शन कॉलिंग में हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू को अपडेट करते हैं, तो हमारे पास 1 था, तो 1 प्लस 1 2, तो 2 यहां से ऊपर भेज दिया गया। अब v के पास 2 है, तो यहाँ पे 2 आ गया, ये 2 है और ये 3 है, तो 2 इंटू 3 यानी 6, तो 6 भी 12 के बराबर नहीं है। एल्स में आए, क्या आपका जो 2 है वो नम से बड़ा या बराबर है, या नम क्या 1 के बराबर है, नहीं है, फिर आप एल्स में आ जाओगे, और यहाँ पर v प्लस 1 3 ऊपर चला जाएगा, फिर यहाँ पे 3 आ गया, और यहाँ पे 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई होने से ये 12 के बराबर हो जाएगा। जैसे ये बराबर हुआ, हमने यहाँ पे रिटर्न ट्रू कर दिया, रिटर्न ट्रू कर दिया, और ट्रू होने से हमें पता चल गया कि वो मैचिंग हो गई है। और अच्छा, कोई बताएगा आप लोगों में कि यहाँ पे क्या स्टैक मेमोरी का यूज किया गया है? कोई स्टैक मेमोरी का यूज नहीं किया गया, सीधे ट्रू फॉल्स रिटर्न हो रहा है, तो हमारा यहाँ पर ट्रू रिटर्न हो गया। और यहां से जम करके आप ट्रू लेकर चले जाओगे, आप यहाँ पे आपका ट्रू रिटर्न हो जाएगा ये, और ट्रू ट्रू से मैच हो जाएगा, तो ये आपका सिंपल प्रॉनिक नंबर हो गया। तो ये इतना आसान था, छोटा सा। हाँ, वो इफ कंडीशन का सीक्वेंस ऐसा बनाया गया कि 1 से हमने चलाया, और बीच के ही कोई नंबर का प्रोडक्ट, कॉन्जिक्यूटिव प्रोडक्ट अगर हो, अगर नम से 1 तक चलाना चाहते हो, चलाने क्या चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, तो फिर आपका जीरो मैच करना पड़ेगा आपको, है ना। लेकिन स्टार्टिंग वाली कंडीशन आपको वही रखनी पड़ेगी। आप एल्स पार्ट में ये चेंज कर सकते हो, जो एल्सिफ बनाया था मैंने, यहाँ चेंज कर सकते हो, बाकी स्टार्टिंग आपको यहाँ पर यही चेक करना पड़ेगा सबसे पहले कि अगर वो प्रॉनिक है तो ट्रू रिटर्न हो जाए। हाँ, उसके हिसाब से -1 करना पड़ेगा। लेकिन सीधा सोचो, अभी तुम्हारी हमने कॉपी चेक की, उसमें हम दिखाएंगे। ज्यादा खतरनाक सोचने से क्या होता है, आप नॉलेजफुल तो ज्यादा थे, लेकिन एक टीचर ने सिंपल सा पैटर्न जो बताया उसको फॉलो नहीं किया, छोटी सी कहीं मिस्टेक हो गई, आपका 1 नंबर चला गया, तो 99 पे टक गए। तो इसलिए ये जो घरेलू एग्जाम हो रहे हैं, इनमें अगर आप कुछ करना चाहते हो करो, हम टेस्ट ले रहे हैं कुछ करो, लेकिन जो स्कूल का एग्जाम है या बोर्ड का एग्जाम है, उसमें टीचर को ही डिक्टो फॉलो करने की कोशिश करना, उसमें ज्यादा अपना दिमाग ना चला, क्योंकि हमारे पास जो तरीके हम तुम्हें बता रहे हैं वो प्रूवन है, ठीक है। और आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो एक्सपेरिमेंट सही भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो तुम्हारी कॉपी हमारी चेक हो चुकी है, तो मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद मैंने दूसरा क्वेश्चन लिया है आपका, ये क्रॉनिक हो गया। और देखिए, अभी आपके पास टाइम है, आप खूब प्रैक्टिकली भी कर सकते हो। ये भी प्रोग्राम आपका स्पेसिमेन पेपर में ही दिया गया है, ईवेल नंबर का। ईवेल नंबर, ईवेल नंबर क्या है? कहा गया कि कोई डेसिमल नंबर इनपुट कराओ, जैसे कि 10, और इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दो, तो 10 का बाइनरी नंबर आपका 1010 होता है। तो ये जो बाइनरी आएगा, इसमें आपको चेक करना है कि ये जो 1 है, ये नंबर ऑफ 1 क्या इवन टाइम्स है, यानी कि 2 1 है, या 4 1 है, या 6 1 है, 1 को काउंट करना है
कि 1 अगर इवन टाइम्स है तो ये आपका 10 जो है इवन नंबर है। क्लियर हो गया क्वेश्चन? अब देखिए इसके लिए क्या क्या किया गया है। यहाँ पे इवन नाम से एक क्लास ले ली गई है और यहाँ पे दो वेरिएबल लिए गए नम और बिन। नम में आपको साफ साफ बता दिया गया कि ये इंटीजर टाइप का है, लेकिन बिन में आपको नहीं बताया गया कि ये इंटीजर टाइप का है या फ्लोट टाइप का या स्ट्रिंग टाइप का है। तो इसका मतलब आप पे डिपेंड करता है कि आपने जो लॉजिक लगाया उसके हिसाब से बिन को आप स्ट्रिंग भी ले सकते हो, और क्योंकि ये न्यूमेरिक इंटीजर से भी बन सकता है तो बिन को आप आईएनटी भी ले सकते हो। ठीक है, दोनों ले जा सकते हैं। फिलहाल मैंने स्ट्रिंग लेकर इसको बनाया है क्योंकि वही मैंने बताया था आप लोगों को। फिर एक कंस्ट्रक्टर बनाना है, यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू स्टोर करा देंगे, एक्सेप्ट नम में वैल्यू इनपुट कराएंगे नम की, और रेक बिन में एक्स में जो नंबर भेजा गया है यानी कि 10 उसका बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। रियल में देखा जाए तो ये रिकर्सिव फंक्शन किसी डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया जाए उसका प्रोग्राम है। ठीक है, बाकी ये इवन नंबर में काम आ रहा है लॉजिक, तो इवन नंबर हो रहा है। तो उसके बाद चेक में हमें वहां पे चेक करना है कि अगर वो इवन नंबर है तो प्रिंट हो जाए, अदरवाइज नॉट। अब इसका सोल्यूशन देखिए। हाँ, चेक में काउंट करेंगे क्योंकि फंक्शन का काम सिर्फ नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना है और कोई काम नहीं, वो भी रिकर्सिव टेक्निक से। तो देखिए आपका यूटिल हो गया, क्लास हो गया, दोनों वेरिएबल हमने स्ट्रिंग टाइप का बिन ले लिया है, ये कंस्ट्रक्टर में स्ट्रिंग में हमने डबल कोट्स डाल दिया है, और बाकी ये नम 0 हो गया आपका। फिर आपका एक्सेप्ट नम, यहां पे स्कैनर लगाकर वैल्यू इनपुट कर ली और फिर आपका ये मेन रिकर्सिव फंक्शन है जो हम लोग अभी समझेंगे क्योंकि स्टार्टिंग हमें वर्डमेन से करनी है। और ये आपका चेक के अंदर जो भी वर्क था वो भी कराया गया है और उसके बाद आपका वर्डमेन चालू हो गया है। तो देखिए सबसे पहले वर्डमेन पे आएंगे, यहाँ पे आपका ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, तो यहाँ जंप करके आप कंस्ट्रक्टर पे जाओगे और वहां पे आप नम में 0 स्टोर करा दोगे और आपका स्ट्रिंग वाले वेरिएबल में डबल कोट्स डाल दोगे। उसके बाद obj.accept num में इनपुट वाले फंक्शन पे जाओगे और वहां पे आप वैल्यू इनपुट करा लोगे नम की 10। ऐसे कोई भी नंबर इनपुट करा सकते हो। आप सपोज करो आपने नम में 10 ले लिया, फिर obj.check पे आ गए, चेक से जंप करके आप चेक पे पहुंच गए और यहाँ ये वर्ड चेक यहाँ पे आ गए, यहाँ पे INTC, क्योंकि हमें जो 1 आए हैं उनको काउंट करना है कि 1 कितने हैं बाइनरी में। ठीक है, तो हमने यहाँ पे INTC इक्वल टू 0 काउंटिंग करने के लिए लिया, और फिर रेक विन वाला फंक्शन भले वो वॉइड से है लेकिन जरूरत उसकी यहाँ पे है, इसलिए हमने यहाँ से कॉल किया। और क्योंकि ये पैरामीटराइज है तो अगर वर्डमेन से कॉल करोगे तो कॉल तो हो जाएगा, लेकिन वर्डमेन से नम को भेजना गलत लग रहा है क्योंकि नम आपका वर्डमेन से ऊपर वाले जितने फंक्शन है उसके लिए एक्सेसिबल स्पेशली है, तो इसलिए हम फंक्शन को इसको वहां से ना कॉल करके वर्डमेन से यहां से कॉल कर रहे हैं। और दोनों से हो तो दोनों जाएगा लेकिन यहां ज्यादा अप्रोप्रिएट है। तो नम को हमने यानी कि 10 को यहां से भेज दिया। अब 10 भेज दिया, अब देखो यहां पर आप रेक बिन में आ गए और एक्स में आपका 10 पहुंच गया। 10 पहुंच जाने के बाद फिर देखिए यहां पर एक्स में 10 है और 10 आपका 0 से मैच नहीं होता है, तो आप एल्स में आ गए, क्योंकि ये बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए 2 से डिवाइड करोगे और 2 से डिवाइड करते करते लास्ट में जो फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट करना, तो लास्ट में क्या बचता है, क्वेश्चन 0 बचता है, इसलिए यहां पर 0 से मैच किया गया है। और फिर आप एल्स में आ गए क्योंकि 10 0 से मैच नहीं हो रहा है, एल्स में आ गए। अब देखो यहाँ पे ये रिवर्स वाला तरीका लगाया, किसी नंबर को जैसे रिवर्स करते थे या किसी स्ट्रिंग के कैरेक्टर को रिवर्स करते थे, वो वाला तरीका लगाया गया। इसको आप ऐसा समझिए, ये बिन है जो कि खाली है, बिन में अभी कुछ नहीं है। अब यहाँ पे x mod 10 हुआ, तो x में आपका क्या था, 10 था, और 10 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपका यहाँ क्वेश्चन आपका 5 आएगा और रिमाइंडर आपका 0 आएगा, ये रिमाइंडर आया है। तो रिमाइंडर कहाँ आया, रिमाइंडर आपका यहाँ पे आया, और ये बीच में हमने ये स्पेस डाल दिया है, लेकिन इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रिंग में डायरेक्ट अगर कोई नंबर ऐड होता है तो वो अपने आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाता है, तो यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है, बस स्ट्रिंग डबल कोस्ट डाल देने से क्या होगा कि ये नंबर स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया, ऐसा माना जा रहा है या ऐसा हम दिखाना चाहते हैं। वरना डायरेक्ट अगर हम इसको बिन में ऐड कर देते तब भी आपका वही काम होता है, कोई जरूरत नहीं थी इसको कन्वर्ट करना। और ऐसे ही आप चाहते तो इस चीज को पहले किसी वेरिएबल में इंटीजर में स्टोर कर लेते और फिर इसको इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग से
इंटीजर और पास आईएनटी से उसको कन्वर्ट करने का काम, कि स्ट्रिंग में नंबर को कन्वर्ट करें तब जोड़ें, ये भी कर सकते थे। या एक फंक्शन होता है स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ, उससे भी आप इसको कन्वर्ट करते पहले स्ट्रिंग में तब जोड़ते। लेकिन ये सब बिल्कुल बेकार की चीजें हैं, क्योंकि किसी भी नंबर को स्ट्रिंग में ऐड करोगे तो वो अपने आप स्ट्रिंग बन जाता है। तो इसलिए हमारा यहाँ पे मैंने बस ऐसे दिखाने के लिए डबल कोट डाल दिया, वरना इसकी भी जरूरत नहीं थी। तो यहाँ क्या आया आपका, 0 आया। अब 0 सीधे सीधे किस में ऐड हो रहा है, बिन में। तो ये बिन खाली है, तो बिन में प्लस का मतलब कॉन्कैट होता है, तो 0 ऐड हो गया आपका। उसके बाद नीचे उतरे और यहाँ पे रेक वन फंक्शन कॉल हो गया, और x डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 10 डिवाइडेड बाय 2 यानी क्वोशंट। तो क्वोशंट आपका क्या आया है, 5। यहाँ पे 5 लेकर पहुंच गए। अब 5 भी आपका 10 0 के बराबर नहीं है, फिर एल्स में आया। अब यहाँ पर 2 से फिर से डिवाइड किया, तो आपका 2 2 जा 4, रिमाइंडर क्या आया, 1। तो यहाँ पे 1 आएगा, और 1 कहां ऐड कर रहे हैं, देखो अब ध्यान देना, बिन से पहले ऐड कर रहे हैं। तो बिन में इस समय क्या है, 0 है, तो 0 से पहले 1 यहाँ पे आएगा। अगर यही चीज हम उठाकर इधर कर देते तो ये 1 इधर ऐड होता है। ये रिवर्स वाली टेक्निक जो होती थी वही लगाई गई है। उसके बाद नीचे आया, तो यहाँ फंक्शन कॉल हुआ, x डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, तो आपका क्वेश्चन क्या आया, 2 आया। तो 5 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो आपका 2 आएगा क्वेश्चन। तो यहां से ऊपर पहुंचे 2 लेकर, और यहां से यहां आए, 2 0 के बराबर है नहीं है, फिर एल्स में आए। अब 2 को 2 से डिवाइड किया, तो आपका 1 जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और उसके बाद ये 0 जो है कहां ऐड हो जाए, बिन से पहले, तो बिन से पहले 0 यहां पे ऐड हो जाएगा। ठीक, उसके बाद फिर से डिवाइड किया हमने, तो आपका अब यहां पर क्वेश्चन 1 बचा है। ऊपर गए, 1 स्टोर हुआ x में, और फिर आप 1 इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स, फिर एल्स में आए। अब 1 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो 0 टाइम्स जाएगा ये क्वेश्चन, और रिमाइंडर आपका ये छोटा वाला नंबर ही बच जाता है, यानी कि 1 ही आ जाएगा। तो ये 1 आया, ये कहां ऐड हो जाए, बिन से पहले, तो बिन में आपका 0 1 0 था, उससे पहले 1 ऐड हो गया, तो आपका 10 का बाई नंबर 1 0 1 0 आ गया है। उसके बाद नीचे उतरे, अब 1 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो क्वेश्चन आपका 0 आ गया है। अब ये 0 ऊपर जाएगा, 0 0 से मैच हो गया, तो नीचे आए। और क्योंकि इफ ट्रू हुई तो यहां भी कुछ काम कराना चाहिए, तो हमने यहाँ पे डबल कोट्स खाली जोड़ दिया है, लेकिन डबल कोट्स में स्पेस नहीं है, सिर्फ डबल कोट्स जोड़ दिया, तो यानी वो एक फॉर्मेलिटी हो गई। यहाँ पे कुछ भी जुड़ा नहीं है, बस ऐसे बिन इक्वल टू बिन प्लस डबल कोट्स, ये इसका मतलब हुआ। तो बिन हमारा ग्लोबल वेरिएबल था, अब उसमें हमारा ये नंबर आ चुका है। अब यहां पर आप लोगों ने जब टेस्ट दिया था तो कई बच्चों ने इसको ध्यान नहीं दिया कि ये वर्ड से है, इसका मतलब जब फंक्शन कॉल करेंगे तो कोई रिटर्न वाला वेरिएबल नहीं लेना है, और बच्चों ने रिटर्न वाला वेरिएबल लेकर इसको रिटर्न कराने की कोशिश की, जबकि यहां कोई चीज रिटर्न नहीं हो रही है। वो बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी हमारी एक चीज क्लियर हो रहा है। तो अब हमारा ये जो है फंक्शन लौट के कहां आता है, वहीं आता है जहां से कॉल हुआ था, तो यहां आ जाएगा आपका, है ना। और यहां आने के बाद अब हमें वो 1010 में पता करना है कि 1 कितने हैं। तो यहां पे कई बच्चों ने जाने क्या क्या लॉजिक लगाया, जबकि बिल्कुल सिंपल लॉजिक था कि आप, क्योंकि वो 1010 क्या है, स्ट्रिंग फॉर्म में है, तो स्ट्रिंग फॉर्म में इसका मतलब उसको जैसे राम सीता गीता एक स्ट्रिंग होता है, उसमें 0 पे पहला कैरेक्टर, 1 पे दूसरा कैरेक्टर, ऐसे ही आप इसको भी मानिए कि आपका 1010 इसके इंडेक्स, ये स्ट्रिंग में है, तो इसके इंडेक्स नंबर 0 1 2 3, ये इंडेक्स नंबर इसके होंगे। तो हमने 0 से सिंपल लूप चला दिया एनटी से, और बिन डॉट लेंथ ले लिया, तो 1 2 3 4 लेंथ आ जाएगी। अब 0 4 से छोटा है, कंडीशन 2 नीचे आए। अब कैरेट फंक्शन से हमने कैरेक्टर तोड़ लिया 0 वाला, तो 0 वाले कैरेक्टर क्या है, 1, और 1 टूटा होगा तो वो कैरेक्टर फॉर्म में टूटा है। तो कई बच्चों ने यहाँ पे क्या गलती कर दी कि स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने वाला जो फंक्शन होता है स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ या इंटीजर डॉट पास आईएनटी, उससे इसको कन्वर्ट कराया, जबकि वो भूल गए कि इंटीजर डॉट पास आईएनटी या स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ, ये दोनों स्ट्रिंग को कन्वर्ट करते हैं, ना कि कैरेक्टर को। वो एरर हो जाएगी अगर आप इसको, जो ये सीएच में कैरेक्टर टूटा है, इसको अगर न्यूमेरिक फॉर्म में अगर आप या स्ट्रिंग फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे तो नहीं हो पाएगा, या इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक कैरेक्टर है और उनको फंक्शंस को स्ट्रिंग चाहिए होती है। तो सिंपल सा ये 1 टूटा, हमें 1 ही तो काउंट करना था, तो हमने 1 को सिंगल कोट्स में लिख दिया यहाँ पे, तो ये भी एक कैरेक्टर है, तो 1 1 से मैच हो जाएगा, कैरेक्टर कैरेक्टर से मैच हो जाएगा। और सी प्लस प्लस होकर 1 कर लिया। उसका लूप का नेचर है ये ऊपर चला जाएगा, आई प्लस प्लस होकर 1 हो गया, और कैरेट फंक्शन से 1 पे क्या तोड़ लिया, 0 तोड़ लिया।
अब 0 1 से मैच नहीं होगा तो इफ से बाहर जाओगे, लूप फिर से ऊपर जाएगा, ये 2 हो गया, i प्लस प्लस हो गया, 2 पे आपका 1 टूटा, फिर से 1 1 फिर से मैच हो गया तो ये 2 हो गया। उसके बाद फिर लूप ऊपर गया, आपका ये 3 हो गया। अब 3 पे आपका 0 है तो कैरेट फंक्शन से 0 टूटेगा, 1 से मैच नहीं हुआ, फिर फॉल्स, i प्लस प्लस होके 4 हो गया, लूप फॉल्स हो गया, तो आपका लूप से बाहर आ गया। अब सी में क्या आ गया आपका? 2 आ गया। तो हमें ये पता करना था कि नंबर ऑफ टाइम्स 1 जो है इवन टाइम्स आया है क्या, 2 बार आया है या 4 बार आया है या 6 बार आया है, ये हमें पता करना था। तो यहां पर जो सी में आया है यानी कि 2, हमने देखा क्योंकि इवन चेक करने के लिए मॉड 2 करना पड़ता है, तो हमने 2 को 2 से डिवाइड किया तो 2 से डिवाइड हो जाता है, तो सिंपल सा ये आपका इवन नंबर प्रिंट हो गया। अब यहां पर ये स्पेसिमेन पेपर में वर्ड से दे दिया गया फंक्शन, लेकिन पूरे चाहे आप बहुत सारी मार्केट में बुक्स हैं या आपका ग्लोबल इंटरनेट है, उस पे अगर देखोगे तो ये जो फंक्शन डेसिमल टू बाइनरी वाला, ये हमेशा न्यूमेरिक फॉर्म में दिया जाता है और रिटर्न टाइप से दिया जाता है। तो इसलिए मैंने इस फंक्शन को यहाँ पे रिटर्न टाइप से स्टैक में मेमोरी यूज करते हुए भी लिख लिया था कि क्योंकि आएगा यही वाला, ये वाला तरीका नहीं आएगा स्ट्रिंग में स्टोर करने का, ये आसान तरीका है, इसमें स्टैक मेमोरी भी यूज नहीं हो रही है, तो ये वाला तरीका आएगा, इसलिए हम आपको ये भी समझा देना चाहते हैं। यहाँ पे देखो आईएनटी और गेट बाइनरी या किसी भी नाम का फंक्शन हो सकता है। तो आपका ये एन में क्या भेज दिया गया, एन में 101 भेज दिया गया। अब इसको जरा देख लीजिए एक बार, इसको आपको जरूर याद रखना है, स्कूल में कभी अगर आ जाता है तो इसी टाइप का आएगा, क्योंकि यही फेमस क्वेश्चन है, किसी डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना। तो आपका यहाँ पर 1010 आ गया और यहाँ पे 0 से बराबर है नहीं है, आप एल्स में चले गए। अब आपका यहाँ पर स्टैक मेमोरी बनती है, और स्टैक मेमोरी में हमने बताया था क्या होता है कि ये वाला पार्ट आपका जो है स्टैक का पार्ट होता है, और आगे का ये जितना पार्ट है ये आपका फंक्शन कॉलिंग का होता है, और क्योंकि फंक्शन कॉलिंग के साथ में 10 भी इन्वॉल्व है तो वो आपको देखने को अभी मिलेगा। तो सबसे पहले अभी आपने जो किया था कि इसको नहीं, इसमें ये नहीं नंबर भेजा गया, इसमें 10 भेजा गया, सॉरी, इसमें 10 भेजा गया। तो ये 10 2 से डिवाइड कराओगे तो अब बोलते जाओ रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा, क्योंकि 2 5 जा 10 पूरा पूरा कट जा रहा है, रिमाइंडर 0 आएगा। तो स्टैक मेमोरी में आपका ये 0 पहुंच गया। उसके बाद यहां से यहां आए और ये फंक्शन कॉल हो गया, और 10 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आपका 5 ऊपर पहुंचेगा, 5 भी 0 के बराबर नहीं, एल्स में आए, 5 डिवाइडेड बाय 2 किया तो कितना गया, 1 गया, और फिर 5 डिवाइडेड बाय 2 क्वेश्चन निकालेंगे तो क्या गया, 2। अब 2 भी बराबर नहीं है, एल्स में आए, अब 2 डिवाइडेड बाय मॉड बाय 2 किया तो 0, और 2 डिवाइड बाय 2 किया तो 1, और फिर आपका 1 भी बराबर नहीं है तो एल्स में 1 मॉड 2 किया तो 1, और 1 डिवाइड 2 किया तो 0, आपका ये 0 पहुंच गया। अब 0 0 से मैच कर गया तो हमने रिटर्न 0 कर दिया। अब इस फंक्शन में कैलकुलेशन का तरीका जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। आपका ये फंक्शन का मतलब है ये स्टैक मेमोरी है, ठीक है, लिखना चाहे हम इधर लिखें या उधर लिखें, लेकिन हमने आप लोगों की आदत इधर साइड में डलवाई तो हम इधर ही साइड से लिख रहे हैं कि लास्ट इन फर्स्ट आउट के हिसाब से ये ऐसे निकलेगा यहाँ पे 1। और ये स्टैक मेमोरी है क्या, ये फंक्शन जो है वही स्टैक मेमोरी है, और इस फंक्शन के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय 10, तो इसने 1 निकाला, 1 इंटू मल्टीप्लाई बाय 10, और उसके बाद क्योंकि कंडीशन ये ट्रू हो चुकी तो ये वाला जो है 0 रिटर्न होकर यहां पर आ जाएगा, और 0 रिटर्न होकर जब आएगा तो वो प्लस में आएगा। एक मिनट रुक जाओ, ये आपका प्लस है, ये इंटू 0 ऐसे रिटर्न होके आएगा। अब मल्टीप्लाई पहले होता है तो 10 इंटू 0 10 0 हो जाएगा, 0 प्लस 1 1। अब ये जो 1 गया वो इसी मेमोरी में गया है, फिर अगला नंबर निकलेगा आपका 0 प्लस, और ये जो 10 था ये ऐसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई बाय इसकी जगह पर आ जाएगा आपका 1। अब 10 इंटू 1 करोगे कितना आ जाएगा, 11, 10 इंटू 1 10 प्लस 0 कितना आ गया 10। फिर अगली बार आपका ये निकलेगा 1 प्लस 10 इंटू 10। हमें लग रहा है साइन हमने गलत कर दिया क्या, सही है, तो 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा 100, 100 प्लस 1 100 1। उसके बाद फिर आपका ये 0 निकला, 0 प्लस 10 इंटू 101,
तो 101 को 10 से मल्टीप्लाई करा दो, कितना आ जाएगा? 1010। ये आपका इस तरीके से नंबर कंस्ट्रक्ट हो रहा है। तो ये वाला तरीका आप याद रखने की कोशिश कीजिएगा। अच्छा, ये वाला जो पार्ट है, आपकी मर्जी, आप ऐसे भी लिख सकते हो रिटर्न, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन आउटपुट में आ चुका है, 12th के बोर्ड के आउटपुट में आ चुका है। तो ये ऐसे लिखा था कि यहाँ पे गेट, मान लीजिए यहाँ पे बाइनरी नाम का फंक्शन हो सकता था या गेट बाइनरी नाम का फंक्शन हो सकता है, ऐसे लिखा था इंटू 10 प्लस और ये आपका n mod 2, ऐसे लिखा था। तो आप कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि हमने बताया था फंक्शन कॉलिंग के उधर या इधर दोनों साइड में स्टैक मेमोरी यूज की जा सकती है। तो ऐसे भी लिखा हो या इस तरीके से लिखा हो, दोनों चीजें आपकी सही है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा हर तरीके से। उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोर्ड का ये क्वेश्चन है, बोर्ड में आ चुका है, परफेक्ट नंबर का। तो जो बच्चे नहीं जानते हैं एक बार जान लें। परफेक्ट नंबर का मतलब था कि किसी भी नंबर के फैक्टर्स का सम एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ, यानी खुद से डिवाइड नहीं करना है, बाकी 1 से लगाकर उस नंबर के एक पहले तक या हाफ तक, आधे तक भी डिवाइड करके देख सकते हैं। तो ये आप 1 से 5 तक डिवाइड करा के देख लीजिए, या हाफ यानी 3 तक डिवाइड करा के देख लीजिए, दोनों चीजें सही है। तो आप 1 से डिवाइड करते हो तो ये इसका 1 फैक्टर हो गया, 2 से डिवाइड करते हो तो 2 फैक्टर हो गया, 3 से डिवाइड करते हो तो 3 फैक्टर हो गया, 4 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से डिवाइड नहीं होगा, तो आपका यहाँ पर 6 आ गया। ये 6 आपका इस 6 से मैच होता है, तो ये आपका परफेक्ट नंबर है। अब इसमें क्या क्या दिया है? क्लास का नाम परफेक्ट है, डेटा मेंबर में नम है, कंस्ट्रक्टर में ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, इसका मतलब वर्डमेन से वैल्यू भेजनी है। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर मतलब वैल्यू वर्डमेन से भेजनी है। फिर यहाँ पर ये फंक्शन दिया है सम ऑफ फैक्टर्स, और इसमें आई दे दिया गया। अब आपकी मर्जी, आप 6 से 1 तक चला लो लूप, जैसे लूप का मतलब रिकर्सिव फंक्शन, या 1 से 6 तक का चला लो। तो रिकर्सिव फंक्शन में हमें एक कम चलाना होता है, क्योंकि लूप में जहां पर लूप फॉल्स होता है वहीं पे रिकर्सिव फंक्शन के बेस केस को ट्रू कराना होता है। तो उस तरीके से हम दोनों तरीके से देख सकते हैं, 1 से 5 तक भी देख सकते हैं और 5 से 1 तक भी देख सकते हैं। 6 तक चलाना ही नहीं है आपको, और चेक में आपको यहां पर चेक कर लेना है, एक ही जैसा पैटर्न है बिल्कुल। देखिए, इंपोर्ट वाली लाइन हो गई, क्लास का नाम परफेक्ट हो गया, डेटा मेंबर में नम है, और परफेक्ट आपका एनएन ले लिया, एनएन में जो भी वैल्यू थी वो नम को प्रोवाइड करा दी। उसके बाद यहां पे आ गए, और ये हमने यहां पर बस मन था, तो हमने ओवरऑल टर्नरी ऑपरेटर में कन्वर्ट कर दिया। यानी आप कुछ नया सीखो, इस वजह से मैंने ऐसा किया कि यहां पर इफ एल्स वगैरह तो लगाते ही हो, लेकिन टर्नरी ऑपरेटर में भी ये सब कैसे किया जा सकता है उसको देखो। तो ये नया सिंटेक्स है बिल्कुल, आप अभी देखोगे तो इसको हम लोग अभी चला के देखेंगे। फिर चेक में वैसे ही आपका सम ऑफ फैक्टर्स फंक्शन कॉल कर लिया, और यहां से 1 भेज दिया, हम 1 भेजना चाह रहे थे, 1 भेज दिया, और जो भी रिटर्न होके आएगा 6, वो 6 से मैच हो जाएगा, तो ये आपका परफेक्ट नंबर हो जाएगा, और एल्स में नॉट। अब वर्डमेन से चार्ज करते हैं, तो वर्डमेन में क्या है, हमें एक नंबर चाहिए होगा, क्योंकि हमें यूजर इनपुट नंबर लेना होता है। तो हमने यहाँ एंटर नंबर, स्कैनर वाली लाइन देखो यहीं डाल दी वर्डमेन के अंदर, और यहाँ पे हमने 6 इनपुट कर लिया। फिर हमने ये कंस्ट्रक्टर हमारा कॉल होता है, तो कंस्ट्रक्टर में हमने यहाँ पर 6 को भेज दिया। अब यहाँ से जंप करके आप सीधे ऊपर जाओगे, और ये 6 कहाँ आ जाएगा, यहाँ एनएन में 6 आ जाएगा, और यहाँ से नम को मिल गया। फिर वापस लौट के नीचे चले जाओगे, और नीचे उतरोगे, यहाँ ओबीजे डॉट चेक फंक्शन कॉल हो गया, चेक से जंप करके आप चेक पे चले गए। ये, और यहाँ पे हमने सम ऑफ फैक्टर्स फंक्शन कॉल कर दिया, उसमें 1 भेज दिया, क्योंकि हम चाहते थे कि 1 से 6 तक चले, लेकिन इसको 5 भी यहां से भेजा जा सकता है, 5 से 1 तक चले। तो हमने 1 भेज दिया है। फिर यहां आ जाइए आप, नीचे चला गया, ओके। अब ये काफी बड़ी लाइन है, तो इसको समझाने के लिए कि ऐसे आपको समझ में नहीं आएगी, तो हमने सोचा
कि आपका जो मेथड मैंने सिखाया था वो भी पहले लिख लेता हूं, उसमें चला के दिखा देता हूं, फिर इसमें समझाता हूं इसमें मैंने क्या किया। तो जरा समझने की कोशिश कीजिए। आपका ये 6i में आ गया है, यहां पर 6 नहीं 1 आ गया है हमारा यहाँ पे आई में। अब नीचे आएंगे तो बस ये वाले फॉलो करो। यहाँ पे 1 है और नम में क्या है 6 है। 1 6 से मैच नहीं हुआ तो आप कहां जाओगे एल्स में, और एल्स में आपका 6 मॉड 1 होगा, तो रिमाइंडर क्या आएगा 0, और 0 0 से मैच हो गया। तो यहाँ पे दो मेमोरी होती है, सॉरी दो पार्ट होते हैं, एक स्टैक मेमोरी और एक आपका फंक्शन कॉलिंग। तो स्टैक मेमोरी क्या करेगी, अपने फंक्शन में 1 स्टोर कर लेगी, आई के पास 1 था तो 1 स्टोर कर लेगी। उसके बाद यहां से जम करके यहां हो गया, ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, 1 + 1 2 लेके ऊपर गया। अब यहाँ पे 2 आ गया, 2 भी बराबर नहीं है, एल्स में आया 2 से 6 को डिवाइड किया, डिवाइड हो जा रहा है। तो यहाँ पर आई के पास क्या है 2, तो ये 2 स्टैक मेमोरी में डाल देगा, और यहां से इधर आए और 2 + 1 3। अब यहाँ 3 आया, 3 भी 6 से मैच नहीं हो रहा है, एल्स में आया। अब ये आपका 3 से डिवाइड होता है 6, हाँ होता है, तो आपका 3 भी स्टैक मेमोरी में चला जाए। और उसके बाद यहां से यहाँ 3 + 1 4। अब 4 आपका यहाँ 6 से मैच होता है, नहीं होता है, और 4 से ये डिवाइड होता है 6, नहीं होता है, तो आप इसके एल्स में चले जाओगे, और यहाँ पे सिर्फ फंक्शन कॉल करा दिया। कई बार हम लोग यहाँ पे 0 मेमोरी में भेज सकते हैं, यहाँ पे 0 + सम ऑफ फैक्टर लिख सकते हैं, लेकिन उसकी जरूरत ही नहीं, जबरदस्ती क्यों भेजें जब हमें कैलकुलेट ही नहीं करना है। तो आपका यहाँ पर फंक्शन कॉल हो गया। अच्छा, यहाँ पर जब आपकी कॉपी चेक की थी तो एक और गलती नजर आ रही थी कि जब भी फंक्शन आपका रिटर्न टाइप से होगा, फंक्शन रिटर्न टाइप से होगा, और आप डायरेक्ट फंक्शन का नाम लिखते हो, तो यहाँ पे भले ही हम स्टैक मेमोरी में कुछ नहीं भेज रहे हैं, लेकिन लिखना इसको रिटर्न में ही पड़ेगा आपको, ये रिटर्न में ही लिखना चाहिए या लिखना पड़ेगा आपको। तो आपका यहाँ से अब 4 के बाद कितना चला जाएगा 5, तो 5 यहाँ आया, 5 भी 6 के इक्वल नहीं है, आप एल्स में आ गए। 5 से आपने 6 को डिवाइड किया तो ये भी डिवाइड नहीं हुआ, तो फिर से आप एल्स में आ गए, और यहाँ पे 5 + 1 6। अब यहाँ से आपने 6 भेज दिया ऊपर, और ये 6 आपका 6 से मैच हो गया, तो रिटर्न 0। अब ये 0 हमने कहा बताया था, स्टैक मेमोरी में यहाँ पे जो सबसे टॉप पे नंबर होता है वहां लिख लिया जाता है, और यहाँ पे जो भी साइन है ये प्लस, उसके हिसाब से यहाँ पे लास्ट इन और फर्स्ट आउट नंबर निकाल के कैलकुलेट करना शुरू कर दो। 3 + 0, तो आपका 3 आ गया, फिर 2 निकाला, 2 + 3, तो आपका कितना आ गया 5, और फिर यहाँ 1 निकाला, 1 + 5, तो आपका यहाँ पर 6 आ जाएगा। अब ये 6 रिटर्न हो जाएगा यहाँ से, और नीचे पहुंच जाएगा, वहां नम से 6 मैच हो जाएगा। तो ये वाले तरीके को अगर आप, क्योंकि रिकर्सिव फंक्शन की खूबसूरती क्या है कि उसमें एक ही लाइन में पूरा प्रोग्राम हो जाता है, यानी कि जितना भी हम लोगों ने ये देखा है सब एक लाइन में किया जा सकता है। तो उसी को हम यहाँ पे दिखाना या समझाना चाहते हैं। देखो ये आपकी नई लाइन है, और ये इंटरनेट पे मिलेगी नहीं, और ना ही किसी बुक में मिलेगी, आज ही तैयार की है ये। देखो सबसे पहले देखो आई इक्वल टू नम है, तो हमने यहां पर क्या किया, कोई इफ कंडीशन नहीं लगी है, सीधे रिटर्न में आई इक्वल टू नम, ये कंडीशन मैच हो रही है आपकी। अब अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती तो कहां जाते हैं एल्स में, अगर कंडीशन ट्रू होती तो क्या करते हैं 0। तो देखो अगर कंडीशन ट्रू हो रही तो कंडीशन टर्नरी ऑपरेटर में क्या होता है, क्वेश्चन मार्क ट्रू होता है, कोलन साइन फॉल्स होता है। तो कंडीशन ट्रू हो गई तो हमने यहाँ पर रिटर्न 0 किया है। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम एल्स में यहाँ आ रहे हैं, तो यहाँ पे कोलन साइन में जाएंगे, गए कोलन साइन में, और कोलन साइन में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फिर से कंडीशन लगा रहे हैं, नम मॉड आई इक्वल टू 0, तो हमने वही कंडीशन लगा दी। अब देखो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो आई अपनी वैल्यू को स्टैक मेमोरी में ले जाए, तो देखो हमने क्या किया, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो इसका भी क्वेश्चन मार्क होगा, जितने टर्नरी ऑपरेटर का मतलब जितनी कंडीशन उतने क्वेश्चन मार्क उतने कोलन साइन, तो इसका ये कंडीशन ट्रू है तो इसका क्वेश्चन मार्क है, और इसमें हमने क्या किया, आई को स्टैक मेमोरी में भेज दिया, और साथ में प्लस फंक्शन कॉल कर दिया। तो यहां पे देखो यही पूरी लाइन है, आई प्लस सम ऑफ फैक्टर्स आई + 1, ये कंडीशन ट्रू होने पर है, ठीक। और अगर कंडीशन फॉल्स होती है ये वाली, तो एल्स में चला जाएगा और सिर्फ फंक्शन कॉल करना है। तो देखो ये कंडीशन का कोलन साइन कहां है, ये है, तो इसमें सिर्फ फंक्शन कॉल कर दिया है, इसमें सिर्फ फंक्शन।
तो देखो एक लाइन में जब देखोगे तो तुमको डर लगने लगेगा कि ये एक लाइन में क्या कर दिया, हमारे दिमाग में तो इफ वाला कंडीशन लगा हुआ है, लेकिन ये आसानी से ऐसे किया जा सकता है। अब यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर तुमने देख लिया है, तो इससे आपको फायदा ये होगा कि जो ऊपर वाली इफ लगाते हो वो भी टर्नरी ऑपरेटर में शामिल हो जा रही है। हमने कहा था ना ऊपर बेस केस बनाते हो, एल्स में वर्क करते हैं, तो ऊपर वाला इफ और एल्स वाला पार्ट दोनों आपके यहाँ पर एक ही लाइन में लाए जा सकते हैं। तो देखो कितनी सुंदर लाइन बन गई, आज ही क्रिएट की है ये। अब यहां से ये रिटर्न होके कहां 6 दे देगा, यहां दे देगा, और 6 से मैच हो जाएगा, तो इट इज अ परफेक्ट नंबर। कोई क्वेश्चन पूछ लेना बच्चों। उसके बाद हाँ, अब ये देखिए, ये आपका पैलिंड्रोम नंबर वाला था। इसमें भी आपका रिजल्ट स्टोर कराने के लिए ग्लोबल वेरिएबल ले लिया गया, इसका मतलब स्टैक मेमोरी की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे नम में एक नंबर है, और पैलिंड्रोम का मतलब आपको मालूम है लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट सेम नंबर पढ़ने में आना चाहिए। तो हम यहाँ पे कोई भी नंबर ले सकते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पे 101 ले लेंगे, उसी को रिवर्स करके देख लेंगे। 101 हमारा पैलिंड्रोम है, पैलिंड्रोम है। हमने कहा लगता कह रहे हो नहीं है। अब देखो ये आपका कंस्ट्रक्टर बन गया, और ये आपका एक्सेप्ट में वैल्यू स्टोर हो जाएगी, और रिवर्स फंक्शन में y भेजा गया, y का मतलब नम भेजा गया है, और यहाँ पे रिवर्स करेंगे, और यह हाँ देखते हैं अभी। तो ये यही वाला फंक्शन आपका जो है रिकर्सिव टेक्निक से करना है, चेक में आपको प्रिंटिंग करनी है। तो यहां पर पहले नाम का इंपोर्ट वाली लाइन होगी, पहले नाम का क्लास हो गया, और रिव नाम जो है वेरिएबल डिक्लेयर हो गए। ये स्कैनर वाली लाइन ग्लोबल भी डाल सकते हो और नॉन ग्लोबल भी डाल सकते हो। बस एक चीज और ध्यान रखना बच्चों, अगर ग्लोबल में आप डालते हो ये लाइन, तो आपको साथ में स्टैटिक भी लगाना पड़ेगा, अगर नहीं लगाओगे तो एरर आ जाएगी, और अगर तुमने प्रैक्टिकल करके देखा है तो तुम्हें पता भी होगा। अगर ग्लोबल में स्कैनर वाली लाइन लेते हो वेरिएबल के जस्ट नीचे, तो स्टैटिक लगा के ही फिर नीचे वैल्यू इनपुट कर पाओगे वर्डमेन के अंदर। और लोकल में किसी वेरिएबल में खाली स्कैनर एससी इक्वल टू न्यू स्कैनर ले सकते हो आप, आपकी मर्जी। यहाँ पे एक्स ले लिया गया है, ऐसे हम लोग एससी लेते हैं। अब वर्ड एक्सेप्ट में आए, एक्सेप्ट में हमने एक्स, अब देखो एक्स लिया है इसलिए एक्स डॉट नेक्स्ट आईएनटी लिखा है, अगर हम एससी लेते तो एससी डॉट नेक्स्ट आईएनटी लिखते। एक नंबर इनपुट कर लिया, ये रिकर्सिव टेक्निक वाला है, अभी हम लोग समझेंगे। उसके बाद ये चेक में हमने देखो रिवर्स वाला फंक्शन कॉल करके नम को भेज दिया है। वर्डमेन पे आ जाओ, यहां से कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, कंस्ट्रक्टर पे गए, और हाँ एक गलती यहां पे हमें लग रहा हो गई, नंबर इनपुट कराने के लिए कंस्ट्रक्टर था ना इसमें, या इनपुट फंक्शन था, हाँ था है, तो कोई गलती नहीं हुई है। यहां से आप ये कंस्ट्रक्टर जाएगा ऊपर, और रिव में और रिव नम में दोनों में, नम में और रिव नम में दोनों में 0 स्टोर करा देगा। उसके बाद ओबीजे डॉट एक्सेप्ट से एक्सेप्ट पे जाओगे, वहां पे एक नंबर इनपुट करा लोगे 101, और ओबीजे डॉट चेक से चेक पे चले जाओगे। जब चेक पे आए तो यहाँ पे हमने रिवर्स फंक्शन कॉल कर दिया, उसमें नम ही भेज दिया, नम में हमारा 101 है, तो 101 यहां से चला जाएगा, यहाँ पे 101 कहां आ गया, y में, y में 101 पहुंच गया है। अब देखो 101, अच्छा इसका लॉजिक क्या है कि नंबर को रिवर्स कर लो, और रिवर्स वाला नंबर अगर सीधे वाले नंबर से मैच होता है तो ये पैलिंड्रोम है ना। तो यहाँ पे ये रिवर्स का प्रोसेस चल रहा है, 101 0 से मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है तो आप एल्स में आ जाओगे, और एल्स में ये वाली लाइन पे गौर करो, रिव नम में क्या था, रिव नम में कंस्ट्रक्टर में 0 डाला गया था। तो यहाँ पे प्रोसेस में लिख रहा हूं, ये वाली प्रोसेस देखना है। तो ये क्या हो रहा है, 0 इंटू 10 प्लस y मॉड 10, y में 101 था, तो 101 को जब 10 से डिवाइड कराओगे तो 0 हटेगा, पॉइंट यहां, पॉइंट के साइड में रिमाइंडर होता है, तो रिमाइंडर आपका क्या आया 1, तो यहाँ पे 1 आएगा, तो 0 इंटू 10 प्लस 1, तो आपका 1 आ जाएगा। उसके बाद अब नीचे उतरे, और देखो फंक्शन अगर आपका रिटर्न टाइप से है तो बस रिटर्न लगा के ही उसको कॉल कर दो, इतना हम चाह रहे हैं कि आप इतना सीख लो। अब नम डिवाइडेड बाय 10 कर दिया, तो डिवाइड में पॉइंट के साइड वाला यानी क्वोशिएंट आएगा, यानी 10, तो ये 10 लेके ऊपर गया, और 10 भी यहाँ आपका 0 से मैच नहीं हुआ, तो आप एल्स में आ जाओगे, और यहाँ पे अब रिव नम में इसमें क्या है 1 है, तो 1 इंटू 10, और 10 को जब यहां से डिवाइड कराओगे 10 से,
तो ये 0 हटा है, पॉइंट यहां लगाया, इस साइड में रिमाइंडर होता है, तो रिमाइंडर आपका 0 आया है, तो यहां पर 0 आएगा। तो 1 इंटू 10 कितना आया, 10 प्लस 0, तो आपका यहां पर 10 आ गया। उसके बाद फिर ये आपका 10 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो 1 जाएगा, यानी पॉइंट के इस साइड वाली वैल्यू 1, तो ये आपका 1 ऊपर चला गया, और 1 भी आपका मैच नहीं कर रहा है 0 से, तो फिर आप एल्स में आ गए, एल्स में आ गए। अब रिब नम में क्या है, इस समय 10 है, तो 10 इंटू 10 प्लस, और आपका यहां पर 1 था, तो 1 डिवाइडेड बाई जब 10 करोगे तो 0 हटेगा, पॉइंट यहां लगेगा, तो इधर वाला रिमाइंडर होता है, तो रिमाइंडर आपका क्या आ जाएगा, 1, तो यहां पर 1 आ जाएगा, तो 10 इंटू 10 100, 100 प्लस 1 101, 101 आ गया। उसके बाद जो है यहां आओगे, y डिवाइडेड बाई 10, तो क्वेश्चन क्या निकलेगा आपका, 0, तो ये 0 ऊपर चला गया, अब 0 0 से मैच हो गया, तो क्योंकि ये हमारा ग्लोबल वेरिएबल, इसी को रिटर्न कर दिया हमारा, क्योंकि इसमें हमारा 101 आ चुका है, बस इसको रिटर्न कर दिया, और आप यहां आ गए, यहाँ पे 101 रिटर्न होके आएगा, और नम में तो था ही आपका 101, दोनों मैच हो गए, तो आपका यहाँ पर पैलेंड्रोम नंबर हो गया। क्लियर हो गया बच्चों, रिब नम। हाँ, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, यानी कि इसको उठाकर हम यहाँ कॉल करवा ले, और यहाँ पर जैसे ये वाला पूरा पोर्शन उठाकर हम यहाँ पे कॉल करवा ले, और यहाँ पे रिब नम लिख दे, बिल्कुल सही हो, क्योंकि वो तो ग्लोबल वेरिएबल है, उस समय हमें याद नहीं रहा, क्योंकि आदत पड़ी है यही फंक्शन डायरेक्ट कॉल करो, रिब नम की एक्चुअली जरूरत ही नहीं थी, हम वैसे भी कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं जो कहना चाह रहा हूं आप ऐसे समझ लीजिए, इसको यहां से ना कॉल करके, ये आपका रिटर्न टाइप से था, ऊपर नहीं वर्ड से था, तो आप यहां पर क्या करते, रिव, हाँ नहीं, रिटर्न टाइप था, अच्छा रिटर्न टाइप था, तो कोई वेरिएबल लेना पड़ेगा आपको, है ना। ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि आपको पता ना कि कौन सी वैल्यू कहां किसके पास है, तो रिब नम में स्टोर करा लो, ऊपर लोकल वेरिएबल ले लो, लेकिन ऊपर ले नहीं सकते लोकल वेरिएबल, हाँ हाँ, आप डायरेक्ट चाहो तो यहाँ पर डायरेक्ट दोबारा से ओवरलैप हो जाएगा, आप यहाँ पे रिव नम ले लो, रिव नम इज इक्वल टू रिवर्स, रिवर्स, और यहाँ पे नम भेज दो, ठीक है, तो आपका जब वैल्यू रिटर्न होके आएगी, तो आपका रिब नम में ही आ जाएगी, रिब नम की ही वैल्यू रिब नम में आ जाएगी, और फिर यहाँ पे आप रिब नम को ही मैच करा लो रिब नम। मतलब ये वाला तरीका जो हम लोगों ने देखा ना, कि दो तरीके होते हैं, एक होता है किसी वेरिएबल में स्टोर करा के फिर उस वेरिएबल को मैच कराओ, एक होता है डायरेक्ट फंक्शन को ही कॉल कर लो तो वेरिएबल बच जाता है, तो इसलिए यहाँ पर हमने डायरेक्ट कॉल कर लिया था, ठीक है, लेकिन रिब नम को यूज नहीं किया ऐसा तो नहीं, हो तो हमने यूज किया ही है, तो ऊपर में दिखा दिया, लेकिन यहाँ पर अगर ऐसे कर लोगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उन्होंने रिब नम जबरदस्ती दिया है, तो इसीलिए दिया ही है कि आप उसको यूज करो, ठीक है। और कोई क्वेश्चन किसी का, अब ये वाले क्वेश्चन में सबसे ज्यादा गलती की गई, ये जो सीरीज वाला क्वेश्चन था, जबकि यही वाले क्वेश्चन में सिर्फ फैक्टोरियल वैल्यू निकालनी थी और पावर निकालना था, दोनों क्वेश्चन हम लोगों ने थ्योरी वाले क्लास में करे हुए, लेकिन सबसे ज्यादा इसी में गलती की, और सेम फंक्शन थे तब भी। देखिए आपकी ये एक क्लास है सीरीज सम नाम की, जिसमें आपकी ये सीरीज है x की पावर 2, x की पावर 4, x की पावर 6, x की पावर n, और यहाँ पे 1 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल, n माइनस 1 का फैक्टोरियल, ठीक है, ये आपकी सीरीज गिवन है। यहाँ पे x और y डेटा, x और n डेटा मेंबर लिया गया, और सम जिसमें सीरीज का सम आएगा, और ये आपका सब इंटीजर इंटीजर, और ये आपका डबल टाइप का रहेगा। फिर ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना दिया गया, यानी एक्स एक्स वाली वैल्यू x में जानी है, एन एन वाली वैल्यू n में जानी है, और फिर यहाँ पर फाइंड फैक्ट में यहाँ पे m में वो नंबर भेजा गया जिसकी फैक्टोरियल वैल्यू चाहिए, तो पहले फैक्टोरियल वैल्यू आपको कौन सा नंबर भेजना है, 1 भेजना है, फिर अगली बार फैक्टोरियल वैल्यू के लिए आपको 3 भेजना है, इस फंक्शन को, इस वाले फंक्शन को, अगली बार 5, इस तरीके से अलग अलग नंबर का फैक्टोरियल वैल्यू ये देता रहेगा, और ऐसे पावर में x और y दोनों भेज दिया गया है, तो इसका मतलब x का तो ये हो गया, y क्या है उसकी पावर है, यानी x और 2 दोनों भेजा गया, उसकी पावर रिटर्न कर दो,
और आपका x और 4 दोनों भेजा गया, उसकी पावर रिटर्न कर दो, x और 6 दोनों भेजा गया, उसकी पावर रिटर्न कर दो। ये करना है आपको इसमें, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक और चीज है, जैसा कि मैंने आपको 10th क्लास में बताया था, उसका थोड़ा सा ध्यान दो, उसमें थोड़ा अपग्रेड करना चाह रहे हैं। अपग्रेड ये है कि 10th क्लास में हमने आपको बताया था कि आपको यहाँ पे ये जो भी फॉर्मूला दिया है, इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, अगर n में हमने 3 दे दिया, इसका मतलब 1 2 3 ये सॉल्व होना चाहिए, ठीक है। ये हमने बताकर आपको आगे हमेशा पढ़ाया है। लेकिन यहाँ पे अब हमारा मन हो रहा है कि इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा चेंज करके अपने आप को सीनियर लेवल पे लाइए। कैसे? यहाँ पे सीरीज पे ध्यान दीजिए, और सीरीज के हिसाब से ही यहाँ पर ये n दिया गया है। अब यहाँ पर अगर n में सपोज दैट यहाँ पे मिसकंसेप्चुअल क्या हो रहा है, अगर n में हमने 6 लिया है, 6 तो 6 तो हमारा यहाँ पे मिल जा रहा है, क्योंकि ये पावर पावर से ही मैच करना है ना। यहाँ पे 6 पावर है और n को पावर के रूप में लिया गया, n को नंबर ऑफ टर्म्स के रूप में यहाँ नहीं लिया जा रहा है। ध्यान देना, अगर खाली n ऐसे लिखा होता डॉट 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 n, तो उसका मतलब होता नंबर ऑफ टर्म्स। और नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब अगर n में 6 लेते तो 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म, 5 टर्म, 6 टर्म ऐसे तक जाते। लेकिन ये n नंबर ऑफ टर्म्स के फॉर्म में नहीं लिया गया, n पावर के फॉर्म में लिया गया है। तो n जब पावर के फॉर्म में लिया गया है, तो इसके हिसाब से अगर इसमें 6 है, तो यानी ये सिर्फ यहीं तक जा सकता है। क्या वो सही है तो ये नंबर ऑफ टर्म्स ही, लेकिन ये वो ओरिजिनल वाला नंबर ऑफ टर्म्स बिल्कुल ना मानिएगा, वो गलत हो जाएगा आपका। यहाँ पे n पावर के रूप में यूज किया गया है या डिनोमिनेटर के रूप में यूज किया गया है, तो उसके हिसाब से आप ये जो वैल्यू दी गई इन्हीं को आप n मानेंगे। तो यहाँ पर जो वैल्यू दी गई उसके हिसाब से हम लोग इसको समझेंगे, ठीक है। अब देखो, और अगर किसी ने उसी तरीके से किया है, हमारे हिसाब से है वो भी सही, लेकिन नया कॉन्सेप्ट ये है। हाँ, इसमें क्या-क्या दिया गया था? इसमें देखो, आपका ये कंस्ट्रक्टर हो गया, ये आपका फैक्टोरियल वैल्यू निकालेगा, ये पावर निकालेगा रिकर्सिव टेक्निक से। ये कैलकुलेट है, जो कैलकुलेट करेगा, यानी सीरीज का लूप वूप चलाना पड़ेगा। कई बच्चों ने रट लिया होगा, फैक्टोरियल वैल्यू कैसे निकलती है और वो कैसे निकलता है, वो सही बना दिए, लेकिन कैलकुलेट वाले फंक्शन में सब गायब, यानी लूप वूप कुछ है ही नहीं। सीरीज का लूप चलाया नहीं, 1 से n तक का जो चलाना चाहिए था, बस गायब। फिर डिस्प्ले में प्रिंट कराना है। देखिए कंस्ट्रक्टर बार बार वैसे बनता है, x वाली वैल्यू x में चली गई, nn वाली वैल्यू n में चली गई, सब में 0.0। ये फैक्टोरियल वैल्यू वाला लूप लिखा हुआ है, आप पढ़ पा रहे होगे। हमने इसको भी टर्नरी ऑपरेटर वाले तरीके से कर दिया, एक ही लाइन में। वैसे हमने इफ एल्स में दोनों बताया है, इसको भी एक ही लाइन से कर दिया, इसको भी एक ही लाइन से कर दिया, जबकि ये दोनों हमने इफ एल्स में अलग अलग बताए हैं। फिर कैलकुलेट, फिर यहाँ पे कैलकुलेट नाम का फंक्शन जो है, इसमें देखो हमने पावर पहले क्या थी, 2 थी, तो 2 से चलाया और पावर 2 बढ़ रही थी, तो 2 हमने यहाँ पर बढ़ा दिया। और डिनोमिनेटर में 1 कम था, अगर पावर 2 है तो डिनोमिनेटर में 1 का फैक्टोरियल था, अगर पावर 4 है तो डिनोमिनेटर में 3 का फैक्टोरियल वैल्यू था। तो यहाँ हमने क्या कर दिया, i माइनस 1 कर दिया है। अभी हम लोग इसको समझेंगे, बस नीचे से एक बार दिखा दें। फिर डिस्प्ले में बस हमको प्रिंट करा देना था। सबसे पहले आपने यहाँ पर, अब ये यूजर इनपुट वैल्यू हो सकती थी, लेकिन बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा आप, अगर आप फिक्स वैल्यू भी भेज देते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि यूजर इनपुट का यहाँ का कोई नंबर नहीं होता है, ठीक है। बस आपको बनाना सब पड़ेगा, तो अगर बना देते हो आता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना फिक्स्ड वैल्यू भेज सकते हो आप। तो यहाँ से एक कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, 2 और 4 भेज दिया गया, यानी जहां जहां x था वहां वहां 2 पहुंच गया, और 4 का मतलब n की वैल्यू 4 भेज दी है, ठीक है। तो ये 4 पहुंच गया। उसके बाद obj डॉट कैलकुलेट डायरेक्ट कॉल कर दिया हमने। अब जरा सीरीज पे गौर करेंगे हम लोग, कैलकुलेट, हाँ ये कैलकुलेट कॉल कर दिया, और सीरीज हमारी थी, थोड़ा सा और नीचे कर लिया जाए इसको, हाँ देखो हमने 4 भेजा है ना, तो सीरीज हमारी थी x की पावर 2 डिवाइडेड बाई 1 का फैक्टोरियल प्लस x पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 का फैक्टोरियल। तो n में हमने यहाँ पर 4 भेजा है, तो 4 अगर उसी हिसाब से मान रहे हैं तो 4 4 से हमारा मैच हो जा रहा है, यानी कि इतना ही सॉल्व करना है। तो x की वैल्यू क्या है, 2 है, तो यहाँ 2 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 1 का फैक्टोरियल 1 ही आएगा,
और यहाँ पे 2 की पावर 4 कितना आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 3 का फैक्टोरियल आ जाएगा। 3 का फैक्टोरियल कितना होगा 6 होगा। अब जरा इसको सॉल्व करो, ये 4 डिवाइडेड बाई 1 है, ये 4 ही आ जाएगा, और ये आपका कितना आ जाएगा 2.6 समथिंग। बोलो भैया, अरे 6 2 जे तो जाएगा, तो अब इसको ऐड करोगे तो ये आपका 6.66 रिजल्ट आ जाना चाहिए। इस सीरीज का मतलब ये हुआ 6.66 रिजल्ट आ जाना चाहिए। अब जरा देखिए हमारा आ रहा है नहीं आ रहा, तो 2 4 से छोटा है, कंडीशन ट्रू, नीचे आ गए। हमने यहाँ पे फाइंड पावर फंक्शन कॉल कर दिया और डिवाइडेड बाई फाइंड फैक्ट नाम का फैक्टोरियल वैल्यू नीचे होनी चाहिए, तो फाइंड फैक्ट बाद में कॉल किया, पावर पहले कॉल कर दिया। और यहां से आपका x की पावर 2 x की पावर 2 यानी कि 2 की पावर 2 यानी 4 निकलना चाहिए। तो पावर फंक्शन में जाओगे, यहाँ पे पावर फंक्शन में आ गए, यहाँ पे आपने x भेजा यानी कि 2 भेजा है, और यहाँ पे i भेजा, i के पास क्या था, उसके पास भी 2 था। अब एक बार जरा देख लो, b की वैल्यू क्या है 2, 2 0 से इक्वल है, कंडीशन फॉल्स, तो कहां जाओगे कोलन साइन में जाओगे। कोलन साइन में यहाँ पर क्या स्टैक मेमोरी यूज की हमने, और a की वैल्यू आपकी स्टैक मेमोरी में चली जाएगी। उसके बाद आपका यहां से इधर आए और a ऐसे भेज दिया गया, और b में 2 था, 2 - 1 1 भेज दिया गया। अब 1 1 से 0 से इक्वल है नहीं है, तो फिर आप कोलन साइन में आओगे, और a में क्या है आपका 2, तो अगला 2 चला जाएगा इसमें, और यहां से इधर आए, a की वैल्यू ऐसे भेज दी गई, b में 1 था, 1 - 1 0, क्या हुआ, हाँ, तो आपका a में 2 x की वैल्यू आई है, तो यहाँ पे 0 आ गया। अब 0 0 से मैच हो गया, तो यहाँ पे मैच होने पर रिटर्न क्या कर रहे हैं 1, तो यहाँ पे 1 लिख लो, और सबसे पहले 2 निकालो, और बीच में साइन का है मल्टीप्लाई का, तो 2 इंटू 1 2, और फिर आपका फिर से 2 निकलेगा, 2 इंटू और ये वाला ऊपर वाला 2, तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा आपका, और यही आपका 4 रिटर्न हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर 4 ही चाहिए था हमें पहले वाले टर्म का पावर के रूप में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो, ये वापस लौट के यहाँ पे आया, इसने आपका 4 रिटर्न कर दिया, और फिर ये फाइंड फैक्ट कॉल हो गया, और इसमें हमारा क्या था 2 - 1 1, तो 1 लेकर ऊपर चला गया है, ये आपका कहाँ पे गया, हाँ यहाँ पे जाएगा, ये 1 लेकर ऊपर जाएगा। अब इसको एक बार हटा लें, अच्छा 1 का फैक्टोरियल वैल्यू 1 ही निकलता है, तो इसको चलाते नहीं है, छोड़ देते हैं इसको, ठीक है। तो ये 1 का फैक्टोरियल वैल्यू 1 ही निकल के आएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो 4 डिवाइडेड बाय 1 4 आएगा, और सब में 0 था, 0 + 4 4 आ गया। फिर लूप का नेचर है ये ऊपर जाएगा, i में क्या था 2 था, 2 + 2 4, तो 4 4 के फिर से इक्वल हो गया, कंडीशन ट्रू। नीचे आए, अब यहाँ पे x की पावर i में क्या है 4, x में क्या था 2 था, तो 2, 4 भेजा जा रहा है, तो 2 की पावर 4 पावर वाला हम लोग देख चुके हैं, तो अभी ये कितना रिटर्न कर देगा 16, तो यहाँ पे 16 रिटर्न हो जाता है, नहीं चलाते हैं इसको। इसको देख लेते हैं, अब 4 - 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो यहां से 3 भेज दिया गया, यहां पर ऊपर 3 भेज दिया गया ये। अब देखो यहां है 3 0 के बराबर है क्या, नहीं है, तो आप कोलन साइन में जाओगे और स्टैक मेमोरी में 3 स्टोर कर दोगे, और फिर यहां से यहां आए और 3 - 1 2 2 ऊपर चला गया। अब 2 आपका 0 के बराबर है नहीं है, फिर आप इधर आओगे और यहाँ पे स्टैक मेमोरी में 2 दे दोगे, और 2 - 1 1 1 ऊपर चला गया, 1 भी बराबर नहीं है, तो फिर कोलन साइन में आओगे और यहाँ पे स्टैक मेमोरी में 1 दे दोगे, ये ए वाला जो है लिखा यही 1 ऊपर स्टैक मेमोरी में दे देगा, और 1 - 1 0 ऊपर चला गया। अब 0 0 से मैच हो गया, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ट्रू हो जाएगा, और रिटर्न क्या कर देगा 1, और ये वाला 1 आप यहाँ पर लिख लो। साइन क्या लगा है मल्टीप्लाई का, तो ये 1 निकलेगा, 1 × 1 1, फिर 2 निकलेगा, 2 × 1 2, फिर 3 निकलेगा, 3 × 2, तो 6 6 रिटर्न हो जाएगा, और ये 6 रिटर्न होके कहाँ आएगा यहाँ आएगा, तो 16 डिवाइडेड बाई 6 होगा, तो आपका 2 पॉइंट समथिंग आया, और 4 इसमें था उसमें ऐड हो जाएगा, तो 6 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। उसका 2 + 2 करेंगे 4 + 2 करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, कंडीशन फॉल्स, बाहर आ गए, बस इतना ही है। और फिर यहां से आप बाहर गए, अब ये फंक्शन कंप्लीट हो गया है, तो ये आपका कहां रिटर्न कर देगा आपको,
यहाँ सॉरी यही आ जाएगा, नहीं ये लूप फॉल्स हो गया, फिर आप सीधे वर्डमेन में चले जाओगे, ओबीजे डॉट कैलकुलेट पे, यहाँ पे क्या है, ओबीजे डॉट कैलकुलेट पे आ जाओगे वापस, फिर नीचे आओगे, ओबीजे डॉट डिस्प्ले कॉल होगा, डिस्प्ले से डिस्प्ले पे जाओगे और यहाँ पे सम को प्रिंट कर दें 6.6। टाइम हो गया है, लेकिन एक क्वेश्चन है, सिर्फ मेन उसका जो वो पार्ट है वही डिस्कस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या था, इसको एक बार देख लेंगे जल्दी से। आर्म नम था, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर की डेफिनेशन क्या थी कि कोई भी नंबर इनपुट कराओ, उसमें देखो कितनी नंबर ऑफ डिजिट है, तो अगर 3 नंबर ऑफ डिजिट है तो हर डिजिट की पावर 3 करो और उसका सम करो, ये पहला लॉजिक। अगर नंबर ऑफ डिजिट 4 है तो हर डिजिट की पावर 4 करो और उसका सम करो, तो जो नंबर आएगा वो ओरिजिनल नंबर से मैच होना चाहिए, ये रियल डेफिनेशन है। पहले हम लोग 10th लेवल तक जब पढ़ते थे तो हम लोग हमेशा पावर 3 ही करते थे, 4 और से कोई मतलब नहीं रहता था, लेकिन अब यहाँ पे नई डेफिनेशन आपका विकिपीडिया वगैरह में लिखी है जितनी नंबर ऑफ डिजिट है उतनी ही पावर करनी है हर डिजिट की, है ना, ये बात करनी है। तो यहाँ पे क्लास का नाम आर्म नम हो गया, यहाँ एन है और यहाँ एल में आपका नंबर ऑफ डिजिट लेंथ स्टोर करनी है, नंबर ऑफ डिजिट स्टोर करनी है। और उसके बाद जो है यहाँ पे कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज हो जाएगा जिसमें एन वाली वैल्यू नम में चली जाएगी और ये सम पावर में हम लोग पावर कैलकुलेट करके यहाँ से भेजेंगे और इस आर्मस्ट्रॉन्ग में हम लोग यहाँ पर चेक वेदर इट इज आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर और नॉट चेक कर लेंगे। तो देखिए बाकी सब वैसे ही है, यहाँ आर्म नम है और यहाँ पे अब देखो यहाँ पे कुछ समझाना था मुझे ये फंक्शन होता है किसी भी इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग, किसी भी नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए होता है, किसी भी नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए। और इसी के जगह पे अगर आप चाहें तो ये l इज इक्वल टू इंटीजर डॉट इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ, बच्चों ये वीडियो में आ गया है तो इसलिए ये फंक्शन आप याद रखिएगा, काम के फंक्शन है, n लिख दिया, तो ये फंक्शन है किसी भी नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये दो फंक्शन आपके सामने आ गए, एक ये एक ये। अब ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया इस फंक्शन को लगाने से, तो हमने क्या किया, डॉट लेंथ फंक्शन लगा दिया इसमें। तो लेंथ फंक्शन लगाने से क्या हुआ कि अगर वो 4 डिजिट का है तो नंबर ऑफ डिजिट यहाँ पे लेंथ में 4 आ जाएगा, अगर वो 3 डिजिट का था तो नंबर ऑफ डिजिट 3 आ जाएगा एल में। तो चाहे ये फंक्शन यूज करो चाहे ये, दोनों सही है। अब तीसरा जो हम यूज करते हैं वो क्या है, वो इन सबसे अच्छा है। आप खाली इतना लिखो l इज इक्वल टू और किसी भी नंबर के साथ प्लस डबल कोट्स खाली लगा दो, प्लस डबल कोट्स, तो डबल कोट्स में स्पेस ना देना, तो डबल कोट्स का मतलब क्या है, स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग के साथ अगर कुछ भी जोड़ोगे तो वो भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाती है। और फिर आप इसको ब्रैकेट में बंद करके डॉट लेंथ कर दो, ये तो क्या हुआ, ये नंबर डबल कोट्स लगाने से स्ट्रिंग में कन्वर्ट हुआ और यहां डॉट लेंथ लगा दिया तो उसमें स्ट्रिंग की लेंथ निकल आई। तो एल में आपका अगर 153 लिया है तो 153 की लेंथ यहां पर 3 आ जाएगी। इतने तरीके से आप इसको यहां पर यूज कर सकते हो। फिर उसके बाद ये तो कंस्ट्रक्टर में ही कर लिया हमने। फिर आपका ये आपका सम पावर वाला है, ये इज आर्मस्ट्रॉन्ग वाला है, तो इज आर्मस्ट्रॉन्ग में खाली मैचिंग करना है। सबसे पहले वर्डमेन पे आएंगे, हमने ये 4 डिजिट का नंबर भेजा है लेकिन हम लोग यहाँ कम समय कम है इसलिए 3 डिजिट का मान लेते हैं, 153 यहाँ से भेज रहे हैं, ठीक है, 153 यहाँ से भेजा जा रहा है। अब यहाँ से ये क्योंकि कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है तो कंस्ट्रक्टर में खाली वो 153 स्टोर करा देगा और 153 स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा, उसकी हमने लेंथ निकाल ली 3, वो एल के पास आ गई, एल के पास 3 पहुंच गया है। फिर ओबीजे डॉट इज आर्मस्ट्रॉन्ग कॉल कर लिया, इज आर्मस्ट्रॉन्ग से इज आर्मस्ट्रॉन्ग पे चले आए और यहाँ पे सम पावर फंक्शन कॉल कर दिया। एन में क्या था, एन एन था या नम था, अच्छा एन ही था, तो एन यानी 153 भेज दिया यहाँ से और 153 जम करके यहाँ आ गया। अब ये आपका रिकर्सिव फंक्शन, इसको एक बार देख लीजिए, इसको भी हम टर्नरी ऑपरेटर से कर सकते थे एक ही लाइन में, अब उसको प्रैक्टिस करो और एक लाइन में लिखना सीख लो तो यहाँ 153 आ गया, नीचे आए 153 आपका 0 से इक्वल है नहीं है, आप एल्स में आ जाओगे और एल्स में आपको बताया गया था ये पहला जो है स्टैक मेमोरी पार्ट होता है, दूसरा आपका फंक्शन कॉलिंग होता है। तो यहाँ पे आपका स्टैक मेमोरी बनेगी और यहाँ पे हमने क्या किया, मैट डॉट पाओ i, 10 कर दिया, तो 153
मॉड 10 कर दिया, तो 0 हटाया, पॉइंट यहां लगेगा, रिमाइंडर क्या आएगा 3। तो सबसे पहले स्टैक मेमोरी में क्या यहाँ 3 आया, और 3 की कॉमा हमने क्या कर दिया, L कर दिया। L में क्या है आपकी पावर 3 है, यानी 3 की पावर कितनी आई 3, वो किस में चला गया, स्टैक मेमोरी में, 27 स्टैक मेमोरी में चला गया। उसके बाद यहाँ पे डिवाइड बाय 10 करेंगे तो पॉइंट के साइड वाली वैल्यू यानी 15 आएगी। अब यहाँ पर आप 15 लेके पहुंचे, तो 15 आपका बराबर है 0 के, नहीं है, फिर एल्स में आए, और यहाँ पे 15 मॉड 10 किया, तो 15 मॉड 10 किया, तो 0 हटाया, पॉइंट यहां लगाया, तो रिमाइंडर आपका 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर 5 आया, और आपका एल में तो अभी भी 3 है, एल तो चेंज होना नहीं है, तो यहाँ पे 5 की पावर 3 हो गई, तो कितना आ गया 125। उसके बाद फिर फंक्शन यहां से यहां आया, और आपका डिवाइड बाय किया, तो ये आपका 1 बचा रिमाइंडर क्वोशंट, तो यहाँ पर 1 पहुंच गया, और 1 भी 0 के बराबर नहीं, तो एल्स में आया। अब यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय 10 किया, 0 हटाया, पॉइंट यहां लगा दिया, रिमाइंडर इधर होता है, तो ये 1 निकल आया, और यहाँ पे 1 की पावर 3 हो गई, तो कितना आया 1 आया, और यहां से यहां आया, डिवाइड 10 किया, तो यहाँ पे पॉइंट के इस साइड वाला यानी कि 0, तो ये आपका 0 यहां भेज देगा, 0 0 के इक्वल हो गया, तो रिटर्न 0। ठीक, अब ये रिटर्न 0 हमें कहां लिख लेना है, यहाँ पे लिख लेना है, और लास्ट इन फर्स्ट आउट के हिसाब से सबसे पहले 1 निकाला, और साइन क्या है प्लस का है, तो 1 प्लस 0 1, फिर 153 निकलेगा, 125 प्लस 1 126, फिर 27 निकलेगा, कितना हो गया प्लस 126, तो 153 आ जाएगा, और यही आपका रिटर्न हो जाएगा। यहां से ये रिटर्न हुआ, और ये कहां पहुंच गया आपका, यहां पहुंच गया 153, यहां पहुंच गया, और एन में आपका 150 था, दोनों मैच हो गए, तो ये आपका आर्मस्ट्रांग हो गया। तो आपको क्या करना है, बहुत आसान है, कि जो सॉल्व क्वेश्चन है नए सॉल्व करने की कोशिश करो, अच्छी बात है, लेकिन जो सॉल्व पहले से आ चुके हैं मार्केट में, यानी कि आपके बोर्ड में आ चुके हैं, उनको पहले सॉल्व कीजिए, ये ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और बाकी हम लोग अभी रिकर्जन की एक क्लास और लेंगे, क्योंकि उसमें कुछ आपका एक खास फंक्शन है फिबोनाची सीरीज का, उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है, सॉल्व करने का तरीका अलग है, उसको जानना जरूरी है। एक क्लास और लेंगे, फिर उसके बाद इनहेरिटेंस चालू करेंगे। ठीक है बच्चों, आज की क्लास यहीं तक रहेगी।